आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि इतिहास जीवित व्यक्तियों के लिए होता है। इतिहास जीवित व्यक्तियों के लिए ही होता है, अन्यथा वह इतिहास है ही नहीं। इतिहास यदि जीवित व्यक्तियों के लिए ही होता है तो यह स्पष्ट है कि इतिहास सापेक्षिक होगा, रिलेटिव होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास को समय के सापेक्ष बदलता रहना पड़ता है। मतलब समय बदलते रहता है, इतिहास भी बदलते रहता है। इसी कारण इतिहास का समय समय पर पुनर्लेखन होता है। इतिहास के पुनर्लेखन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई नया तथ्य, कोई नया ऐतिहासिक सत्य ही सामने आए। स्पष्ट है कि इतिहास को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित, समायोजित और संतुलित होना पड़ता है। मतलब सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होता है, उससे एडजस्टमेंट करता है और उससे बैलेंस भी बनाए रखता है। समाज, हम जानते हैं कि समाज गतिशील होता है। समाज का सदैव उद्विकास, इवोल्यूशन होता रहता है। समाज की आवश्यकताएं इसीलिए बदलती रहती है और चूँकि समाज गतिशील है, इसीलिए इस समाज की आवश्यकताएं भी गतिशील होती है। उस समाज की संस्कृति भी इसीलिए गतिमान हो जाती है। मतलब संस्कृति भी बदलती रहती है। चूँकि इतिहास मानव, समाज, राष्ट्र और मानवता के सापेक्ष होता है। यहाँ ध्यान रखा जाना ये है कि मानव, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के सापेक्ष इतिहास को सदैव बदलना होता है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि आप कोई अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते, लेकिन आप पहले से चले आ रहे इतिहास को रद्द कर सकते हैं। यदि आप कोई भी कार्य मानव, समाज, राष्ट्र और मानवता के हितवर्धन के संदर्भ में नहीं करते हैं तो आप मानव नहीं हैं। हालांकि यहाँ राष्ट्र शब्द का उपयोग नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन चूँकि राष्ट्र एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी होता है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं यहाँ मानव, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के हित की बात कर रहा हूँ। आपका विषय या कार्यक्षेत्र चाहे इतिहास का हो या विज्ञान का या कला या अध्यात्म, कोई भी विषय हो, आपको अवश्य ही मानव, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा उस विषय का कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य, आप एक जंगल में जा कर के आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं जो जानते और सीखते और समाप्त हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग तथागत तथ्य और सत्य के नाम पर या अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए या तथा कथित ज्ञान वर्धन के लिए काम करते हैं और इसके लिए चिंतन की अवस्था को न्यायोचित बताते हैं। मैं यहाँ कोई आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस विमर्श में उन्हें शामिल करना चाहता हूँ कि फिर आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमें मानव की उत्पत्ति को समझना होगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आप इसको समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम जो हैं, कोई भी काम करते हैं वो मानव के सापेक्ष क्यों करते हैं। मानव जाति की उत्पत्ति और उद्विकास को यदि आप समझ रहे हैं
तो मानव मूलतः एक स्तनपायी पशु है, एक मैमल है, और यह अन्य पशुओं से इसी बात पर सिर्फ भिन्न है कि इसका चेतना, इसका समझ का जो स्तर है वो अलग है और हायर है, विशिष्ट है, माने उनसे भिन्न है। चेतना की यही वर्तमान उच्च स्तरीय अवस्था ही उसे अन्य पशुओं से अलग करता है। बाकी कोई अंतर व्यक्ति और उसमें नहीं होता है। चेतना के कारण ही, चेतना के स्तर के कारण ही आदमी आज जो कुछ भी है। कोई 40 लाख साल पहले मानव विज्ञानी बताते हैं कि आदमी जो है पेड़ों पर से उतरा था, जिस कारण से उतरा हो, और उसे बार बार खतरों को भांपने के लिए दो पैरों पर, पिछले जो दो पैर जो थे उस पर उसको खड़ा होना पड़ता था ताकि वह अपने आँखों से आसपास के चीज़ों को देख सके और संभावित खतरों से बच सके। इसी क्रम में वो बानर जो है, जो 4 पैर का पशु था, धीरे धीरे खड़ा होता हुआ होमो इरेक्टस और होमो सेपियन बन सका। अब आप ध्यान देंगे कि पशुओं के जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर पैदा होते हैं। इतना बड़ा 4 पैरों के जीव के गर्भाशय का मुंह, मतलब गर्भ का जो मुंह इतना बड़ा, पर्याप्त बड़ा होता है, वाइडर होता है कि शिशु जनन में कोई परेशानी नहीं होता है और बच्चा जो है वो परिपक्व निकलता है पशुओं का। लेकिन आप देखे होंगे कि आदमी के साथ ये नहीं है। तो मानव शिशु अपने जन्म के समय, शिशु ही नहीं, माता भी असहाय दिखती है, उसे अन्य मानव के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक्चुअली होता यह है कि जब वो आदमी जब खड़ा होना शुरू किया तो गर्भाशय का मुंह छोटा होता गया, तो बच्चे को पैदा होने के लिए प्री मैच्योर अवस्था में ही पैदा हो जाना पड़ा। और इससे क्या है कि माता को भी असहनीय वेदना होती है, दर्द होता है, जो दूसरे पशु माताओं को नहीं होता है। और बच्चा तो इतना असहाय रहता है कि वो बिना किसी के सहायता के यदि पैदा होता है तो उसी समय बच सकता है जब दूसरा कोई उसको साथ दे। वो आदमी भी हो सकता है, इतिहास में कहानी है कि जानवर भी हो सकता है। आप ये भी देखे होंगे कि भारत के मध्य प्रदेश के सिवनी जंगल में, सिवनी के पेंच जंगल में एक भेड़िया के साथ बच्चा पाया गया, नाम रखा मोगली, और उस पर रुडयार्ड किपलिंग ने एक कहानी मोगली बना दिया। कहने का मतलब कि उस भेड़िए ने उस बच्चे को पाला और वो उसी की तरह हो गया, उसमें कोई मानवीय गुण नहीं हुआ। तो आप जो हैं आदमी आज हैं, पैदा हुए हैं, आप मानव हैं, तो आपको जो है ये बात को समझना होगा कि आप दूसरे के कारण आदमी बने हैं, समाज के कारण बने हैं, इसलिए आपको दूसरों को, समाज को देना ही होगा। दूसरों में आपका समाज हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, या मानवता हो सकता है। लेकिन यदि आपका ये संदर्भ नहीं है तो आप मानव ही नहीं हैं, आदमी ही नहीं हैं। किसी भी इतिहास का लेखन किसी राजनीतिक या वर्गीय सत्ता के हितों के लिए या किसी विशेष वर्ग के हित के लिए नहीं होना चाहिए। अभी भारत में इतिहास लेखन का आधार कुछ लोग स्थानीय मूल निवासी और विदेशी मूल के आधार पर न्यायोचित ठहराने में कर रहे हैं। ये कंसेप्ट पूरा गलत है। इसीलिए गलत है कि मानव अपने उत्पत्ति स्थल से, हम लोग विश्व में जितने लोग हैं सभी होमो सेपियंस हैं, और मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्टों का मानना है
कि वर्तमान सभी मानव एक ही परिवार समूह से, एक ही झुंड से के संतान हैं, वंशज हैं और इनकी उत्पत्ति अफ्रीका के बोत्सवाना के मैदान में कोई लगभग 70,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले हुआ था और वहीं से सब बाहर निकले हैं। मतलब हम लोग जो विश्व के जो सभी होमोसेपियंस सेपियंस हैं उनका मूल स्थान अफ्रीका है, भारत नहीं है। इसीलिए भारत में कोई मूल निवासी जन्म के स्थान के आधार पर नहीं है, सब बाहर से आए हैं। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई आज भी आ रहा है। तो यह चीज़ें बदल रही है, समाज बदल रहा है, इसीलिए इतिहास को भी आपको बदलने की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप जो है बेकार की बात कर रहे हैं, बेकार का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा सदैव यही संदर्भ रहेगा कि समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल आप क्या दे रहे हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह के ज्ञान के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे भी हम सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद।